Hello, friends. A very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज इज नथिंग बट जब भी कभी हम किसी भी एडवर्ब को एज अ कंजंक्शन काम में लेते हैं, अब वहाँ पर अलग अलग तरह के सबऑर्डिनेटर्स बनते हैं, राइट? चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन्हीं सारे एडवर्बियल क्लॉजेस को। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या दूसरे किसी एडवर्ब को। अगर एग्जांपल के लिए हम समझें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक वर्ब को क्वालिफाई करता है तो मैं ये बोल सकती हूँ ही रन्स। अब रन क्या है? ये है सेंटेंस की मेन वर्ब। अब वो कैसे दौड़ता है, हाउ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ही रन्स फास्ट। तो फास्ट यहाँ पे क्या बन गया? फास्ट यहाँ पे बन गया रन के लिए एक एडवर्ब। एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल। कितनी ब्यूटीफुल, क्या लेवल है उसकी ब्यूटी का, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब बात आती है अनदर एडवर्ब। गो विद द सेम एग्जाम्पल। मैंने कहा ही रन्स फास्ट। फास्ट यहाँ पे क्या बन रहा था? एडवर्ब। इस एडवर्ब के लिए मैं ये बोल सकती हूँ वो कितना फास्ट दौड़ता है, तो आई कैन से ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आप देखते हो एक वर्ब के लिए, एक एडजेक्टिव के लिए और दूसरे किसी एडवर्ब के लिए हम काम में ले सकते हैं एडवर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि एडवर्ब वो वर्ड है, एडवर्ब वो एलिमेंट है सेंटेंस में जो बहुत सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उनके लेवल, एक्शन कहाँ हुआ, कैसा हुआ, इन सब चीज़ों को वो बताता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब के अंदर और क्या क्या हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ जो हम चीज़ देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एडवर्बियल क्लॉज 8 तरह के होते हैं, 8 काइंड्स के होते हैं। अब ये 8 कौन कौन से एडवर्ब्स हैं? देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमें बताएगा एक्शन कब हुआ, प्लेस कहाँ हुआ, कॉज या रीज़न यानी कि वाई, पर्पस, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्या है? जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों के लिए काम में आता है। हिंदी में अगर कहें तो विरोधाभास, कंपैरिजन एंड फाइनली कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम की। टाइम को जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हेन। टाइम के लिए कोई वर्ड अगर मैं काम में लूँ तो व्हेन, कब गए थे, व्हेन, है ना? अब टाइम के अंदर आपने 2 चीज़ें हमेशा देखी होगी। टाइम को जब भी हम बात करते हैं तो हम एक तो बात करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की, कोई फिक्स पॉइंट होता होगा, वो एक फिक्स ड्यूरेशन फिक्स पॉइंट हो गया। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, या मैं उसे कह सकती हूँ ड्यूरेशन, राइट? अब व्हेन के जो यूजेज हैं उसको हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम से भी और पीरियड ऑफ टाइम से भी। तो देखिए, आप एग्जाम्पल के साथ समझो। When I reached home, my friends were watching movie. जब मैं घर पहुंचा, तो जब मैं घर पहुंचा वो कोई एक एग्जैक्ट फिक्स टाइम ही तो होगा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैं 2 घंटे तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक पहुंच ही रहा हूँ। जिस वक्त मैं घर में एंटर हुई या एंटर हुआ, उस वक्त को हम फिक्स टाइम दे देंगे तो इट बिकम्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं घर पहुंचा, मैंने ये देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स मूवी देख रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम वर्ब को एडवर्बियल क्लॉज में सबऑर्डिनेटर की तरह कैसे काम में लेंगे? व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। अब मेरे कॉलेज जाने का, ये मेरा घर है, ये मेरा कॉलेज है, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए मुझे एक सर्टेन ड्यूरेशन तो लगेगी ना, से 5 मिनट्स, से 30 मिनट्स, वॉट एवर टाइम, तो वो पीरियड बन जाएगा। उस ड्यूरेशन के लिए भी हम व्हेन काम में लेते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब
जिस वक्त मैं घर से कॉलेज जा रही थी, आई मेट माई अंकल। अब रास्ते में कहीं तो मुझे अंकल मिले होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम में भी और पीरियड ऑफ टाइम में भी आप काम में लेते हो एडवर्बियल क्लॉज, और उसमें काम में आता है व्हेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखे हैं एज और वाइल। अभी ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही चल रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम में पहला था व्हेन, और अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ एज और वाइल। एज का मतलब भी क्या है और वाइल का मतलब भी क्या है, इन दोनों को पढ़ते हैं। एज जब आप काम में लेते हो तो एज आपको शो करता है पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों को हम पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से समझेंगे। आई सॉ हर एज शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। एज यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में आया है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में आया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो हमने लिखा था व्हेन, तो व्हेन भी किसको रेफ़र करता है, व्हेन भी पीरियड ऑफ टाइम को रेफ़र करता है। सेम वे में मैं यहाँ भी बोल सकती हूँ आई सॉ हर व्हेन शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। तो व्हेन इस केस में पीरियड वाली बात अगर होगी तो सही होगा। अब दो चीज़ें आती हैं व्हेन और वाइल, इन दोनों के डिफरेंसेस भी हम अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाइल माई मदर वॉज watering the plants in the garden, I saw a grasshopper. She saw a grasshopper. ड्यूरेशन जिस एक्शन की बात करेंगे, when और while में एक चीज़ आप समझना, when को हम तब काम में लेंगे जब एक प्रीवियस एक्शन कंप्लीट हो गया होगा और उसके बाद में नेक्स्ट कोई एक्शन हो रहा होगा, चल रहा होगा या होने को होगा। वाइल जब हम काम में लेंगे, एक एक्शन चल रहा है, उसी के दौरान साइमल्टेनियसली दूसरा एक्शन भी हो गया। तो एक एक्शन चल रहा था पेड़ों में पानी देने का, उसी दौरान दूसरा एक्शन हो गया ग्रास हॉपर दिखने का, राइट। अब जो तीसरा आता है वो इसमें होता है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर को भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम में ही कंसिडर करेंगे। बिफोर भी टाइम के रेफरेंस में आता है, आफ्टर भी टाइम के रेफरेंस में आता है। देखो, बिफोर जब भी हम लिखेंगे तो हमारे सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बिफोर को हमने सेंटेंस के बीच में लिखा। अब जब ये एज अ कंजंक्शन काम में आता है तो इसके इधर भी एक पार्ट होगा, क्लॉज होगा, इसके इधर भी एक क्लॉज होगा सेंटेंस का। तो जो पहले वाला क्लॉज होगा, पहले वाला हिस्सा होगा बिफोर के पहले जो सेंटेंस आएगा, दैट शुड ऑलवेज बी इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, हैड प्लस V3, ठीक है। और बिफोर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, पास्ट सिंपल, यानी कि सिर्फ V2, राइट। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, तो ये हैड डाइड क्या है, हैड प्लस V3। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, अराइव्ड क्या है, V2। तो ये छोटी सी चीज़ याद रखना। कभी कभी सेंटेंस में क्या करते हैं, जब आपसे एरर पूछ रहे होंगे या आपको ब्लैंक दे रखा होगा तो आपको बिफोर आफ्टर में से चूज़ करना है, और समटाइम्स वो किसी एक पार्ट को ही एज अ ब्लैंक दे देंगे, ठीक है। समटाइम्स दे मे गिव यू द स्ट्रक्चर एज वेल। अब आते हैं हम आफ्टर पे। आफ्टर के स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, बिकॉज बिफोर और आफ्टर दोनों के ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर भी आपस में ऑपोजिट बन जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आएगा पास्ट सिंपल प्लस आफ्टर, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस V3। सेम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होता है। द पुलिस केम, केम क्या है, V2। आफ्टर द थीफ हैड गॉन, हैड गॉन, ये क्या बन गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट है सिंस। सिंस जो है वो सेंटेंस में बहुत सारे काम करता है। सिंस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का काम भी करता है, सिंस प्रेपोजिशन भी है ना। और अभी हम इसका कौन सा वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन वाला फॉर्म। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सिंस कैसे काम में लेते हैं, सिंस का स्ट्रक्चर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंस को अगर आप सेंटेंस के बीच में लिखते हो, जैसे बिफोर और आफ्टर को हम लिख रहे थे, तो ध्यान रखना
सिंस के केस में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस V3, सिंस लगाया प्लस सिंस, और बाद में आप क्या लिख रहे हो, पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। 2 years have passed, have passed. Since I came from Delhi, वर्ब का सेकेंड फॉर्म came from Delhi। और एक सिंस में जब आपको स्ट्रक्चर मिलता है इट इज़ टाइम के हिसाब से, तो वो टाइम में आपको मेंशन करना है कौन सा टाइम होगा। लिखा होगा इट इज़ 2 years, ठीक है। तो आपको अब इट इज़ 2 years, अब इट और इज़ के अंदर तो वर्ब अपने आप समझ में आ रही है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम में आपको कोई भी एक ड्यूरेशन लिख देनी होगी, 3 years, 7 months, एजेस, इट इज़ एजेस भी लिख देते हैं हम। बहुत लंबा समय हो गया, बीच में आया सिंस, फिर इट इज़ वाले स्ट्रक्चर के साथ में भी हमको पास्ट सिंपल लिखना है प्लस V2। इट इज़ एजेस सिंस आई केम फ्रॉम दिल्ली, it is 3 months since I came from Delhi, it is 10 years since I came from Delhi, it is a long duration since I came from Delhi। तो आप यहाँ पे ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स ध्यान रखेंगे, तब जाकर के आपके सेंटेंस में या तो आपको ब्लैंक मिला होगा तो उसमें आप सही कंजंक्शन लिख पाओगे, या उनके स्ट्रक्चर में कहीं पूछा होगा तो आप वो मेंशन कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आता है टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल यूँ तो हम दोनों इनको सेम समझते हैं, तक, ये क्या शो करता है, कोई भी फ्यूचर की टाइम तक, लेकिन छोटा सा डिफरेंस आपको इसमें देखना होगा। टिल जब हम लिखेंगे ना, तो टिल एक ऐसी कंडीशन होती है जो कैसी है, टाइम ओरिएंटेड। टिल इज ऑलवेज टाइम ओरिएंटेड कंडीशन, और अनटिल जो है वो कैसी है, रिजल्ट ओरिएंटेड कंडीशन। लेट्स हैव द एग्जाम्पल्स। मैंने लिखा वी हैव आवर क्लास टिल 12:45, तो ये टाइम ओरिएंटेड हो गया कि भाई 12:45 तक जितना भी हमारा टॉपिक कवर होगा उतने ही देर तक हमारी क्लास है, नॉट बियॉन्ड दैट टाइम लिमिट। बट अगर आप पढ़ो वी हैव आवर क्लास अनटिल वी फिनिश दिस टॉपिक, अब ये टॉपिक हो सकता है 12:30 पे ख़त्म हो जाए, हो सकता है 1 बजे ख़त्म हो सकता है 2 बजे ख़त्म हो, तो टाइम यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, यहाँ पे मैटर करता है आपके लिए रिज़ल्ट। तो यहाँ पर चाहे जो भी टाइम हो रहा हो, रिज़ल्ट आना चाहिए क्या, कि हमारा टॉपिक कवर हो जाए या टॉपिक कंप्लीट हो जाए। We have to work hard till we get our selection। अब वो हो सकता है किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, किसी का थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट लगे, बट रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन आ जाए। इसीलिए हम हमेशा अनटिल को कैसा समझेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड। अब एग्जाम्पल देखो, स्टे हियर अनटिल योर पेरेंट्स विल नॉट कम। हमेशा ध्यान रखना जो अनटिल है, अनटिल के अंदर अपने आप में जब तक कि नहीं, ये मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसके अंदर एम्बेडेड है। जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, जब तक कि टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता। अब जब इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है जब तक कि नहीं, एक फ्यूचर वाली चीज़, तो हम कभी भी विल वाला स्ट्रक्चर काम में नहीं लेंगे। तो जो 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो 2 चीज़ क्या है, पहली तो अनटिल वाले केस में यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, अनटिल वाले केस में अनटिल वाला क्लॉज के अंदर हम एक तो विल काम में नहीं लेंगे, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर नो, नॉट, कोई नेगेशन काम में नहीं लेंगे, क्योंकि अनटिल के अंदर ऑलरेडी नहीं है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अनटिल वाले क्लॉज के अंदर ना तो फ्यूचर वाली चीज़ आएगी, ना कोई भी नेगेटिव टर्म या नेगेटिव वर्ड आप उसके अंदर ऐड करोगे, एज ये ऑलरेडी इनबिल्ट है इसके मीनिंग के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, यू कांट लीव द एग्जामिनेशन हॉल। मैंने आपसे कहा था अनटिल वाले क्लॉज में नहीं आना चाहिए, तो ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये तो अनटिल वाले क्लॉज के पहले हो गया ना।
until तो सेकंड क्लॉज में आ रहा है, तो आप ये ध्यान रखना पहले वाले क्लॉज में तो नेगेटिव आ सकता है, पर बाद वाले में नेगेटिव until के साथ में जो क्लॉज जुड़ा है उसमें नहीं आएगा, राइट। until you complete your test, मैं क्या नहीं बोल सकती थी, I could not say you can't leave the examination hall until you cannot finish your test, या फिर until you will finish your test, will भी नहीं आएगा, तो दोनों ही चीज़ें नहीं आएगी। ना तो वहाँ पर आप कोई फ्यूचर की बात करोगे और ना ही यहाँ पर कोई नेगेटिव टर्म ऐड करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब एक चीज़ इसमें आपने सुनी है बहुत बार, बाय द टाइम। बाय द टाइम क्या शो करता है? बाय द टाइम एक फ्यूचर के टाइम को शो कर रहा है। कल इतने बजे आप क्या कर रहे होंगे, कल इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जब मैं दिल्ली चले जाऊंगी तो उस टाइम पे क्या कर रही होंगी। एनी फ्यूचर टाइम को हम रेफ़र करते हैं बाय द टाइम से। बाय द टाइम वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बाय द टाइम जो है ये वाला फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा, प्लस आप इसमें लिख रहे हो सिंपल प्रेजेंट और फिर लिख रहे हो सिंपल फ्यूचर, ठीक है। By the time you reach the examination center, the exam will have started. आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो? फ्यूचर परफेक्ट प्लस बाय द टाइम प्लस सिंपल प्रेजेंट। इन केस आपको बाय द टाइम सेंटेंस के बीच में कहीं दिखता है, जैसे बिफोर आफ्टर दिख रहा था, तो भी स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, यानी कि बाय द टाइम के साथ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। चाहे वो सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाए या वो सेंटेंस के बीच में आ जाए, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना है एज सून एज, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इन तीनों के मतलब लगभग सेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए एज सून एज की जब हम बात करते हैं तो एज सून एज के बाद में क्या हमें स्ट्रक्चर बनाना है? एज सून एज प्लस एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर एक सेंटेंस जुड़ेगा, कॉमा लगा के हमें अगला सेंटेंस उसमें जोड़ना है। एज सून एज का मतलब जैसे ही, इन सब का मतलब क्या है? जैसे ही। देखिए एज सून एज श्रुति ग्रेजुएटेड, जैसे ही श्रुति ग्रेजुएट हुई, मैंने क्या लिखा? एज सून एज, फिर लिखा सब्जेक्ट श्रुति और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ग्रेजुएटेड, कॉमा की जगह पे कॉमा लगा दिया। शी गॉट सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप अपने बीएड के साथ, अपनी मास्टर्स के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ प्रिपरेशन करते चले जाओ, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जैसे ही उसकी पीजी कंप्लीट हुई, उसकी जॉब लग गई या वो टीचर बन गई। अब आते हैं नो सूनर। नो सूनर, अब ये नो सूनर के साथ में हम क्या लगाएंगे? ध्यान रखना, ये जो वर्ड अब नीचे लिखे हैं ये वाले वर्ड्स, ये एडवर्ब्स, एक्चुअली क्या है? एडवर्ब्स हैं। तो नो सूनर हुआ, हार्डली हुआ, स्केर्सली हुआ, बेयरली हुआ, ये अपने आप में कैसे हैं? नेगेटिव हैं। जब भी कभी आप किसी भी नेगेटिव एडवर्ब को, नेगेटिव टर्म को सेंटेंस की बिगिनिंग में रखते हो, आपका स्ट्रक्चर फिर कैसा बनता है? इन्वर्जन में आ जाता है। इट बिकम्स द केस ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन में कैसे आ जाता है? उसके स्ट्रक्चर को समझो। ये बैंक एसएससी में भी बहुत बारी काम में आता है इन्वर्जन का केस। अब आपको एरर ढूंढनी होती है। वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। इन्वर्जन के केस में बिगिनिंग में हम रखते हैं एक नेगेटिव टर्म, फिर रखते हैं हम एक हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारी मेन वर्ब आती है। हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। बट अगर आपका इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है सेंटेंस में, तो आपको पहले लिखना है नेगेटिव टर्म, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर सुनने में कैसा लगता है? ER, यानी कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, सब में ER है, नो सूनर है ना, तो वहाँ पर आपको देन लगाना है। अगर आपको स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन आता है या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा हमें कंजंक्शन चूज़ करना है, तो नो सूनर के साथ आपको ऑप्शन में मिल सकता है देन, आपको ऑप्शन में मिलेगा व्हेन, तो ये वाला देन भी नहीं होगा, व्हेन भी नहीं होगा। इट शुड ऑलवेज बी THAN, देन, फिर बाद में, है ना,
तब हम लिख रहे हैं, फिर बाद में वो तो हो जाता है देन, फिर ऐसा हुआ वो वाला हो जाता है देन, पर हमें देन नहीं लिखना, हमें कंपैरिजन वाला देन लिखना है। नो सूनर डिड श्रुति ग्रेजुएट देन शी गॉट सेलेक्टेड इन यूपीएससी। अब यहाँ पर तो मैंने ग्रेजुएटेड लिखा था वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये रही। यहाँ पर हमने ग्रेजुएट क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड। तो डिड, डू, डज, इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ऐसे स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखते हुए चलोगे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्मूलाज बना लोगे तो गलती कभी नहीं होगी। फिर जैसे मैथ्स के एक सही फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर भी सही आता है ना। सो इज़ द केस विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। आप स्ट्रक्चर में सही एलिमेंट्स प्लेस करते चले जाओ, आपका सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री बनेगा। अब जब बात आती है हार्डली और स्केर्सली की, ये भी नेगेटिव ही हैं, ठीक है। हार्डली या स्केर्सली के साथ आपने लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ में जुड़ता है व्हेन। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में दे देते हैं देन, तो आपको देन नहीं चुनना, फिर आपको चुनना है व्हेन, हार्डली और स्केर्सली के साथ में। स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। ये किसका केस बन गया, हैड लगा दिया, तो हैड क्या होता है, हैड है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन परफेक्ट केस बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाने में काम में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। हार्डली हैड आई लॉक्ड द डोर, हार्डली हैड आई लॉक्ड द डोर व्हेन माई लैंडलॉर्ड केम फॉर अ विजिट टू हिज प्रॉपर्टी। मैं तो लॉक लगा के निकलने ही वाली थी, इतने में मेरे लैंडलॉर्ड आ गए। हार्डली हैड आई लॉक्ड द डोर। तो ऐसे आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स हिसाब से ध्यान में रखने होंगे, आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है और आप इन चीज़ों को याद रखोगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक होता है एज लॉन्ग एज और एक होता है सो लॉन्ग एज। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक ये चीज़ होती रहेगी तब तक, जब तक तब तक। स्ट्रक्चर समझते हैं, लिखा भी है मैंने कि इट मीन्स टू द एक्सटेंट, तब तक, जब तक ही कोई काम फ्यूचर का मैं बता देती हूँ। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज वी आर टुगेदर वी नीड नॉट वरी। ध्यान रखना, नीड जो है ना, ये हम अभी मॉडल वर्ब्स में भी डिस्कस करेंगे। ये होता है सेमी मॉडल। आप इसे क्या बोलते हो, सेमी मॉडल बोलते हो, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से कभी तो ये मेन वर्ब का काम करता है, कभी कभी ये मॉडल का काम करता है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, जब भी इसके साथ नीड नॉट लिखा है तब तक ये क्या है, मॉडल का काम करता है। नीड नॉट वाले स्ट्रक्चर में कभी भी टू नहीं आता। आपको बोल के देखो, आपको अच्छा लगेगा बोलने में, नीड नॉट टू वरी, अगर हम सिर्फ फ्लुएंसी पे जाएंगे तो। बट हम ध्यान रखेंगे नीड नॉट के साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभी मॉडल का काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के मतलब सेम है, चाहे वो एज लॉन्ग एज हो चाहे वो सो लॉन्ग एज हो, बोथ द थिंग्स आर सेम। बिल क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है। ये प्लेस को जब हम रेफर करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेयर की, वेर एवर की और वेंस की। आपने सुना है हेंस, इसलिए, हेंस का मतलब क्या है, इसलिए। जब हम बात करते हैं वेंस की तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट की गई थी। और वैसे इन दिनों मॉडर्न इंग्लिश यूजेज में वेंस को ऑब्सोलीट कर दिया, यानी कि नाउ इट इज़ आउट ऑफ यूज़, ठीक है। तो अब हम प्लेस के एडवर्ब को सेंटेंसेस में कैसे डालते हैं, बी वेयर यू आर, वहाँ जहाँ हो वहीं पे रहो। यू कैन गो एनी वेयर इन दिस सिटी। वास्को डिगामा रिटर्न व्हेंस ही हैड स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हम बात करते हैं तो ये आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज या फिर रीज़न का। अब रीज़न जब आप देते हो तो आप उसमें बोलते हो बिकॉज, हेंस, एज, फॉर, सिंस। यहाँ पर फॉर और सिंस प्रेपोजिशन के फॉर और सिंस नहीं है, रीज़न वाले फॉर और सिंस है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिस सेंटेंस में आप रीज़न या कॉज देने के लिए एज काम में ले रहे हो तो सो साथ में नहीं लिखोगे, और अगर सेंटेंस में सो आ रहा है तो ऐसे स्टार्टिंग नहीं होगी, यानी ये दोनों साथ साथ नहीं आते। दूसरी चीज़,
जो काम सिंस करता है वही काम एज करता है, वही काम बिकॉज करता है। तो अगर आप सेंटेंस की शुरुआत एज, सिंस या बिकॉज से करते हो तो बीच में कंजंक्शन के पेयर में आप सो, हैंस या देयरफॉर काम में नहीं लोगे। और या फिर अगर आप सेंटेंस के अंदर सो, हैंस और देयरफॉर बीच में काम में लेते हो तो आप यहाँ पर एज, सिंस और बिकॉज काम में नहीं लोगे। कन्वेंशनल यूजेज जो है दोनों के, एज और सिंस के, ये बिगनिंग में आते हैं, हमेशा बिगनिंग में आते हैं। और जो बिकॉज है वो सेंटेंस के मिड में कहीं आता है। पहले आगे कुछ हमें एक फ्रेज जोड़ना पड़ता है, फिर आप लिखते हो बिकॉज, फिर आप आगे उसका रीज़न देते हो। फॉर जो है इट इज़ यूज्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर अ कॉमा। तो बिकॉज को तो आप कॉमा के बिना ही लिखोगे, लेकिन जो फॉर होगा उसको आप कॉमा के बाद में लिखोगे। और फॉर कब काम में आता है? कुछ भी आपके स्टेटमेंट में, सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन एड ऑन करने के लिए। अब आगे देखिए, स्टेटमेंट्स पढ़ते जाते हैं हम। एज आई एम बिजी सो आई कांट मीट यू टुडे। मैंने क्या कहा था? अगर एज लिखेंगे तो सो नहीं लिखेंगे, विच इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आप क्या लिख सकते हो? एज आई एम बिजी आई कांट मीट यू टुडे, या फिर अगर आप एज को हटा देते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो सो, आई एम बिजी सो आई कांट मीट यू टुडे। सिंस का एग्जाम्पल भी सेम है। सिंस आई एम बिजी टुडे हैंस आई कांट सी यू। क्योंकि सिंस और हैंस साथ साथ नहीं आते, या तो आप लिखोगे सिंस एट द बिगनिंग या फिर हैंस इन द मिड। आई एम बिजी टुडे हैंस आई कांट सी यू, या फिर सिंस आई एम बिजी टुडे आई कांट सी यू। अब बिकॉज की जब बात करेंगे तो बिकॉज क्या है? सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं आता, वो बीच में आता है। आई कांट सी यू टुडे, ये तो हो गया कॉज। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज आई एम बिजी। ठीक है। आई इन्वाइटेड यू ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी, कॉमा के बाद आप फॉर लिखोगे। अब कॉफ़ी पे क्यों बुलाया था, उसका रीज़न या उसकी इंफॉर्मेशन जो आप आगे एड ऑन कर रहे हो वो क्या है? देयर वॉज समथिंग अर्जेंट टू टॉक अबाउट, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉमा के बाद में आप फॉर काम करते ऐड करते हो ताकि आप थोड़ी सी उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। अब किसी भी काम को करने के पीछे कोई ना कोई तो पर्पस होता ही है। अब पर्पस के लिए हम क्या काम में लेते हैं? या तो हम काम में लेते हैं सो दैट, या फिर हम काम में लेते हैं इन ऑर्डर दैट। सो दैट को आप जनरली मे या माइट के साथ ही लिखोगे। अगर आपको उसमें पर्पस शो करना है तो आप क्या लिखोगे? मे या माइट मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू दी टेंस ऑफ द सेंटेंस। मे आएगा या माइट आएगा। एग्जाम्पल लेके देखो। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे गेट सक्सेस। ठीक है। यहाँ पे टेंस मैंने किसका लिख दिया? प्रेजेंट का लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर पास्ट का लिखती तो यहाँ पर मे की जगह क्या बन जाता? माइट। ठीक है। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट सक्सेस। लेट्स कम एन एग्जाम्पल। इन ऑर्डर दैट के लिए क्या बोलेंगे? यूज्ड विथ मे, माइट या शुड, किसी के भी साथ आ जाता है। एग्जाम्पल पढ़ो। ही ड्रोव द कार रैशली इन ऑर्डर दैट ही माइट या ही शुड रीच इन टाइम। देखो क्या लिखा है हमने? पास्ट में, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया? माइट। लेट्स डिस्कस एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। ठीक है। अब जब आप वहाँ पे, तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था? कॉज एंड रीज़न। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ रीज़न को। देखो इसको लिखने का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा और आगे आ जाएगा दैट। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव आप लिखोगे दैट शुड बी ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, राइट। तो हमने सो के बाद जो वीक की एडजेक्टिव की डिग्री लिखी है, इट इज पॉजिटिव डिग्री। ये क्या कहता है? माई ग्रैंड मदर इज सो वीक। अब उसका रीजन, अब शी कैन नॉट वॉक, वो वॉक क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन दे रहे हैं हम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है? बनता है सच दैट के साथ।
वहाँ पर आपको क्या लिखना है, सच प्लस कोई ना कोई एक डिटर्मिनर या आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं ए या एन लिखना है। अगेन एडजेक्टिव आ जाएगा प्लस नाउन आएगा प्लस दैट आ जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव की यहाँ पर अगेन कैसी डिग्री चलेगी, पॉजिटिव डिग्री चलेगी, ए या एन। एग्जाम्पल देख के चलो, माई नेव्यू इज सच अ क्यूट बेबी। ठीक है, सच लगाया, आर्टिकल ए लगाया, जैसा भी एडजेक्टिव लगा रहे थे उसके हिसाब से आर्टिकल लगाया। यानी कि अगर एडजेक्टिव बोलते वक्त वाउल साउंड आती है तो हम एन लगा देते, प्लस हमने यहाँ पर एक नाउन लिखा, दैट लिखा, एवरीवन अडोर्स हिम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन का। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी हम दो ऑपोजिट तरह की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आप लिखते हो दो या ऑल दो और साथ में कॉमा और येट। कभी कभी आपको सेंटेंस मिलता है जिसमें येट की जगह बट लिखा हुआ मिल जाएगा, पर बट के साथ आप कभी दो ऑल दो को नहीं जोड़ सकते, तो ध्यान रखना, येट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय बट। राइट, एग्जाम्पल देखो, ऑल्दो ही इज एन IAS ऑफिसर येट ही इज वेरी हम्बल। उसके अंदर जरा सी भी हॉटीनेस नहीं है, ही इज नॉट इन एयर्स, AIRS। वैसे तो एयर अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन जब आप एयर्स बना देते हो तो उसका मतलब बन जाता है घमंड। ठीक है, दूसरा जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में हम सबऑर्डिनेटर काम में लेते हैं वो होता है हाउएवर। हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई यू कैन नॉट डिफीट मी। हाउएवर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कितना भी, हालांकि, जितना भी तेज, जितना भी ज़्यादा, जितना भी कड़ी कोशिश आप करके देख लो, यू कैन नॉट डिफीट मी। नेक्स्ट आता है व्हाटएवर। जैसे हाउएवर था अब वैसे व्हाटएवर बन गया है। व्हाटएवर में हैपन, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आई विल ऑलवेज बी विद यू। तो ये क्या बन रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट के सबऑर्डिनेटर्स बन रहे हैं। एक चीज़ आती है जो आपने सुनी होगी, इवन इफ या इवन दो। इवन इफ और इवन दो को आप एक जैसे ही तरीके से काम में लेते हो और साथ में आप लिख रहे हो शुड। इवन इफ और इवन दो यू आर नॉट यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, यू शुड ग्रीट हिम। भाई आप किसी पार्टी में गए हो, वहाँ पे आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड मिल गया जिससे अब उतनी अच्छी दोस्ती नहीं है या दोस्ती बिगड़ चुकी है, और अब आप टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं हो, बिल्कुल हाय हेलो भी नहीं करते, बट क्योंकि वो एक सोशल गैदरिंग थी तो उस हिसाब से एक सजेशन है, यू शुड ग्रीट हिम। एक सबऑर्डिनेटर और बनता है जिसे हम कहते हैं नो मैटर। नो मैटर व्हाट आई डू, नो वन पेज अटेंशन। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर लूँ, नो। अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो तरीके से बात करेंगे। एक तो बात करेंगे मैनर की, और एक बात हम करेंगे इसमें डिग्री की। ठीक है, तो जब हम मैनर की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, हम काम में लेते हैं एज, और एक दूसरा एग्जाम्पल होता है जब हम काम में लेते हैं एज इफ़ या एज दो। अभी इन दिनों क्या है कि जो एज दो है, एज दो के यूजेज कैसे हो गए, अभी आउटडेटेड यूजेज हो गए हैं, यानी ऑब्सलीट हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन मान लीजिए आप इसे। ठीक है, तो चलिए पहले मैनर में एज की बात करते हैं। एज का पहले जो हमने एज का मतलब पढ़ा था रीज़न में, कॉज में, तब वहाँ पे मतलब था क्योंकि से, क्योंकि वो रीज़न दे रहा था। यहाँ पे एज का क्या मतलब है, यहाँ पे एज का मतलब है जैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड। हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जैसे कहा गया है वैसे करो, निर्देशानुसार करो, उस चीज़ को हम बोलते हैं एज, डू एज डायरेक्टेड। अब बात करते हैं हम एज इफ़ की या फिर एज दो की। देखो, एज इफ़ और एज दो मीनिंग में, काम में लेते वक्त, यूजेज में सब कुछ सेम है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़िए। एज इफ़ या एज दो का मतलब क्या होता है, जैसे तो।
जैसे तो, ठीक है। जैसे हम स्टेटमेंट में बोलते हैं जैसे वो कोई। अब एग्जाम्पल कंसिडर करो, आपको चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा शी बिहेव्स जैसे तो शी वर अ क्वीन। ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर जब भी कभी आप कंजंक्शन लोगे तो उसके अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक होगा रियलिस्टिक सेंटेंस। वो रियलिस्टिक सेंटेंस क्या है? शी बिहेव्स। तो जो भी रियलिस्टिक सेंटेंस होगा उसको आप लिखते हो प्रेजेंट टेंस में। अब वो कैसे बिहेव करती है? जैसे तो वो कोई क्वीन है। अब ये जो वो कोई क्वीन है, ये चीज़ कैसी है? हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेटिव है। ये कैसी है? इमेजिनेटिव। वो कोई क्वीन तो है नहीं, पर बिहेव ऐसे करती है, अपने आप को क्वीन मान के इमेजिन करके बिहेव करती है। तो जो आपका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होगा, वो हमेशा लिखा जाएगा पास्ट टेंस में। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। शी लुक्ड पेल एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट। अब इस सेंटेंस में आप कहोगे मैम ये तो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिए। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है, मेन क्लॉज जो है, शी लुक्ड पेल क्या है आपका यहाँ पर? मेन क्लॉज। अगर आपका मेन क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो आपका दूसरा वाला जो क्लॉज आएगा, एज इफ के बाद वाला क्लॉज, एज इफ के बाद वाला क्लॉज किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ये छोटा सा स्ट्रक्चर याद रखना, कहीं यहाँ पर आप सिंपल पास्ट फिर से लिख दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़, रियलिस्टिक सेंटेंस होगा। अगर आपका मेन क्लॉज रियलिस्टिक सेंटेंस है तो आपको प्रेजेंट टेंस लिखना है। आपका रियलिस्टिक सेंटेंस के बाद वाला जो क्लॉज है वो किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। इफ़ इट इज़ रियलिस्टिक सेंटेंस तो पहले वाला प्रेजेंट में होगा, बाद वाला सिंपल पास्ट में। हाइपोथेटिकल, अगर आपका जो मेन क्लॉज है, ठीक है, जो आपका रियलिस्टिक सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, मेन क्लॉज अगर सिंपल पास्ट में है तो एज इफ के बाद वाला आपका जो क्लॉज आएगा वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका दूसरा टाइप है वो कैसा है? डिग्री की बात करता है वो। यहाँ पर वो किसकी बात करता है? डिग्री की। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं डिग्री की तो उसमें स्ट्रक्चर ध्यान रखना। जहाँ जहाँ पे आप डिग्री पढ़ते हो ना, वहाँ वहाँ पे आपको बात करनी है एडजेक्टिव की, क्योंकि डिग्री हम एडजेक्टिव की ही देखते हैं। मैं कहूँ यू आर ब्यूटीफुल, आप कितने ब्यूटीफुल, उस ब्यूटी की डिग्री क्या है? यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, यू आर हाईली एजुकेटेड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखो, या तो वहाँ पर होगा एज या सो, प्लस आप लिखोगे एक अनदर पॉजिटिव डिग्री और अगेन एज। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? एज डैश एज, राइट। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर मदर, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, ही इज़ एज हार्ड वर्किंग एज हिज फादर, ठीक है। तो जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट में जाता है, अफर्मेटिव होता है, तब आप एज डैश एज काम में ले लेते हो। अब दूसरी चीज़, जब डिग्री की बात करी तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है? विदाउट एनी एक्सेप्शन दैन लेके चलता है, THAN। तो चलिए, अब कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमें कैसा सबऑर्डिनेटर बनाना है? नो अदर सिटी इज मोर ब्यूटीफुल। ये जो मोर ब्यूटीफुल है ये क्या हो गई? ये हो गई है आपकी कंपैरेटिव डिग्री देन जयपुर इन राजस्थान। यानी कि जयपुर जितना सुंदर दूसरा कोई शहर नहीं है, या ऐसा बोल लो कोई दूसरा शहर उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर जयपुर है। चीज़ें ध्यान रखना जब आप कंजंक्शन में बनाते हो तो। जो कंजंक्शन पेयर में आते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इनको कोरिलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला पार्ट दूसरे पार्ट को रिलेट करता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग टाइप में भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग टाइप में भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, नो सूनर लिखा होगा तो देन लिखेंगे हम। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए देन आएगा, जो भी गलत है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ क्या लिखते हैं? व्हेन। अगर कंफ्यूज करने के लिए व्हेन दे दें तो ये भी गलत है। याद रखना है नो सूनर या नो अदर, जैसे हमने नो सूनर का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ पे भी कैसा आता है? देन। नो अदर देन। याद कैसे रखेंगे?
सूनर, जब हमने लिखा था सूनर तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री जैसा लगता है। अदर, ER की वजह से ये भी कंपैरेटिव डिग्री का जैसा लगता है। तो हमें यहाँ पर देन पिक करना है, ना कि THEN या WHEN। दूसरा नोट जो हमें ध्यान रखना है, नोबडी या नो वन के साथ हमेशा हमें क्या लिखना है, एल्स। नोबडी एल्स कैन डू दिस। नोबडी या नो वन एल्स साथ में आ जाए तो हमें बट काम में नहीं लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल लगा दूं इसमें, नोबडी नो वन के साथ नो वेयर भी लिख सकती हूं मैं, वो भी इसमें आप ऐड कर लो। आई वॉन्ट टू गो नो वेयर एल्स बट मुंबई, तो यहाँ पर नो बडी एल्स, नो वन एल्स, नो वेयर एल्स, इन सब के साथ में बट लगाओगे। और अगर एल्स नहीं लगा हुआ तो आप आगे ज्वाइन करके कंजक्शन में एल्स ऐड कर दोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन को शो करने के लिए हम उसमें काम में लेते हैं अनलेस। कंडीशन को शो करने के लिए हमने काम में लिया था अनटिल। ध्यान है आपको टाइम वाले एडवर्ब में, जब हमें टाइम ओरिएंटेड कंडीशन दे रही थी। अब कंडीशन वाले क्लॉज में अगर मैं लिखती हूँ इफ़, तो इफ़ का मतलब क्या होता है, शुद्ध हिंदी में लिखें तो यदि, है ना, या जनरल में हम बोल देते हैं अगर। ऐसे स्टेटमेंट्स को आप जब भी ध्यान दोगे तो ये आपको स्टेटमेंट कंडीशनल सेंटेंसेस वाली फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि ये क्लॉज ही कंडीशन का चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, जो कि मैक्सिमम केस में इफ से शुरू हो रहे होते हैं। ध्यान से पढ़ो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हमेशा इसमें आप ध्यान रखना, अगर आप कंडीशन वाले सेंटेंस की बात करते हो तो वहाँ पर इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट में चल रहा है तो उसके बाद वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर में चलेगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, दूसरा हम अगर पढ़ें सबऑर्डिनेटर कंडीशन का तो वो आता है अनलेस। अनलेस का मतलब भी क्या होता है, एक कंडीशन देना होता है, पर अब ये कंडीशन कैसा है, रिजल्ट ओरिएंटेड। You cannot leave the class unless you complete your classwork. तब तक बाहर नहीं जाओगे, तब तक क्लास से नहीं निकल सकते, तब तक क्लास नहीं छोड़ सकते जब तक आप क्या नहीं कर लो, अपना क्लास वर्क नहीं कर लो। तो एक कंडीशन लगा दी, और टाइम वाली कंडीशन लगानी होती तो मैं ये कह सकती थी, यू कैन नॉट लीव द क्लास अनटिल 3 PM, 4 PM, 5 PM, 11 o'clock, कुछ भी टाइम ओरिएंटेड कंडीशन लगा देती। एक जो कंडीशन वो लगाते हैं हम, जो लगती है वेदर के साथ, और ये शो करती है आपके लिए चॉइस। ठीक है, आई डोंट नो वेदर शी इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश। कोई दूसरी चॉइस भी हो सकता है वो साइंस पढ़ाते हो सकता है वो मैथ्स पढ़ाते हो सकता है वो म्यूज़िक पढ़ाते हो, है ना। तो हमने चॉइस रख दी कि आई डोंट नो कि वो इंग्लिश पढ़ाती है क्या। एक और चीज़ आती है, जब आप वेदर के साथ में नो लिखते हो तो वो और अकेला नहीं आता, साथ में आपको और नॉट मिलता है। प्लीज़ टेल मी वेदर यू आर गोइंग और नॉट, है ना। अब भाई कहीं सामान लेने जाना था या कुछ भी मैंने आपको बोला, आप जाके ले आओगे क्या, तो जवाब नहीं दे रहे तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ क्लियर मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ आंसर मी वेदर यू आर गोइंग और नॉट, वेदर यू आर गोइंग और नॉट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब हम बात करते हैं इन केस, इन केस क्या शो करता है, इन केस शो करता है हमेशा प्रिकॉशन को। प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम इन केस को काम में लेते हैं। छाता ले जाओ, अगर इन केस बरसात आ जाए तो काम आ जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। एग्जाम्पल देखो, डू लेट मी नो इन केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, ये डी है, इन केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी। अब एग्ज़ाम दे रहे थे हम सब बच्चे, मैम ने क्या पूछा, पेपर में कहीं दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, हालांकि उनको पता है कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इन केस, ठीक है, ऐसे बोल दिया। आई ऑलवेज कीप माई टॉर्च चार्ज्ड इन केस देर इज़ अ पावर कट, इन केस देर इज़ अ पावर कट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो,
जब भी कभी हम इन केस की बात करते हैं तो वो हमें प्रिकॉशनरी काम में लेना होता है, ये तो बात क्लियर थी। पर प्रिकॉशंस हम क्यों लेते हैं? वैसे तो ऐसा काम नहीं होगा, पर यदि हो जाए तो, जिस काम के होने के कम चांसेस हैं, बट ज़ीरो चांसेस नहीं है, देयर इज़ नो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, दे मे हैपन, तो वो मे हैपन वाले केस में हम कंजंक्शन को, इन केस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, लिखा है प्रोवाइडेड दैट, या फिर सेम मतलब होता है ऑन कंडीशन दैट। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में जो हम बोलते हैं ना, बशर्ते, बशर्ते ऐसा हो तो मैं ये करने को तैयार हूँ। आई कैन गिव यू दिस अमाउंट बशर्ते यू रिटर्न इट इन अ मंथ। आप मुझसे पैसे मांग रहे हो उधार, तो मैं कंडीशन तो लगाऊंगी ना कि ठीक है इतने दिनों में वापस कर दो तो आपको ये पैसा मैं दे देती हूँ। तो वहीं पे हमने क्या लगा दिया? बशर्ते की फॉर्म में, इन कंडीशन, ऑन कंडीशन दैट, या फिर प्रोवाइडेड दैट। एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का। इस एग्जाम्पल को अगर हम कंसिडर करें तो ये वाला सबऑर्डिनेटर काम में लेते हैं हम ओनली इफ। ओनली इफ का मतलब क्या होता है? केवल यदि, ओनली ऑन दिस कंडीशन, क्योंकि हम कंडीशनल वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कंडीशन वाला क्लॉज पढ़ रहे हैं। वी विल गो फॉर शॉपिंग एज लॉन्ग एज द वेदर इज गुड। जून जुलाई का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, पर आज मार्केट जाने की इच्छा हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एज लॉन्ग एज द वेदर इज गुड। मतलब क्या हुआ इसका? कि केवल और केवल यदि कंडीशन, वेदर अच्छा रहा तो ही हम शॉपिंग पे जाएंगे, एज लॉन्ग एज वेदर इज गुड। इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोच लेना कि जितनी देर तक वेदर अच्छा रहेगा उतनी देर तक हम शॉपिंग करेंगे, वेदर बिगड़ते हम वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? ओनली इफ, केवल यदि। एक और एग्जाम्पल पढ़ो, सो लॉन्ग एज यू रिटर्न मी दिस अमाउंट बाय दिस मंथ एंड। केवल यदि, अगर तुम मुझे इस महीने तक ये पैसा वापस कर दो, आई विल लैंड इट टू यू हैप्पीली, तो मुझे खुशी खुशी तुम्हें पैसा उधार देने में अच्छा लगेगा। लेकिन कब? केवल तब जब आप मुझे पैसा इसी मंथ एंड में रिटर्न कर दें। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए थे? प्रोवाइडेड दैट के। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटर्स बनके हमारे सेंटेंसेस में बीच में कंजंक्शन का काम करते हैं। कुछ इसके अंदर से होते हैं प्योर कंजंक्शंस जो सेंटेंस के सिर्फ बीच में आते हैं, कुछ को हम बोल देते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, जो सेंटेंस में दो पार्ट को जोड़ने के लिए काम में आते हैं और वो दोनों अलग अलग एज अ पेयर अपीयर होते हैं। राइट, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस एनी डाउट, ये वाली PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे जो एना फॉर इंग्लिश के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वो आप ज्वाइन कीजिए चैनल। वहाँ पे अब से हम रेगुलर अपडेट्स रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स एकदम करीब हैं, हार्डली देयर इज़ 1 मंथ ओनली। जो भी PDF नोट्स से बनाते जाऊँगी वहाँ पे अपडेट करते जाऊँगी। प्लीज़ गो थ्रू ऑल दी नोट्स। कहीं कोई दिक्कत आए, keep commenting, keep asking your questions. You can mail me, you can ask your questions through comment section. बने रहिए आपकी अपने चैनल पे एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।